तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रख्यात साहित्यकार कवि सोहनलाल द्विवेदी जब इन पंक्तियों को अपनी मजी हुई साहित्यिक भाषा में पिरो रहे थे, तो निश्चित तौर पे उनके दिमाग में यह बात जरूर थी कि वो युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देना चाहते थे कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे, अथक परिश्रम करेंगे, अनंत कोशिशें करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति हो तो सुचान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है अगर रस्सी हम लगातार खींचे उस पे। तो प्रयासों के जो हमारे प्रयास होते हैं, इंडिविजुअल जो प्रयास होते हैं, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है हमारी सफलता में, हमारी जिंदगी में। और आपने थंबनेल देखा होगा कि जिस परीक्षा के मंतव्य से हम लोग यहां पे आए हैं, जिस पर बात करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा ROARO, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम है, एक बड़ा वर्ग है छात्रों का जो बहुत इंटरेस्टेड रहता है इस एग्जाम में। और ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि गजटेड अधिकारी, आप रिव्यू ऑफिसर बन जाएंगे तो राजपत्रित अधिकारी बन जाएंगे। बहुत अच्छा एग्जाम होता है और बड़ा प्रचलित है, बड़ा प्रसिद्ध है छात्रों में। और इसकी तैयारी करने के लिए जो सबसे मूल मंत्र है, और न सिर्फ इसके बल्कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो मूल मंत्र है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। इनको जितना लगाएंगे, जितना प्रयास करेंगे, जितनी कोशिशें करेंगे, सफलता उतनी ही ज्यादा सुनिश्चित होगी। पहला एपिसोड आपने देखा था जहां पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs की फर्स्ट सीरीज को देखा था, फर्स्ट पार्ट को देखा था, जहां पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत इतिहास के जो पहला सेट था उसके कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। ये सेकंड पार्ट है, आधुनिक भारत के इतिहास का सेकंड पार्ट देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्नों को क्वाइन किया जाता है और किस तरीके से हम जब प्रश्नों को, PYQs को सॉल्व करते हैं तो किन अन्य बातों पे विचार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं वापस बता देना चाहता हूं कि आगामी 20 अक्टूबर को, जो 20 अक्टूबर आने वाला है, से स्टडी IQ PCS ROARO का एक बेहतरीन बैच लॉन्च कर रहा है, जिसे आप studyIQ.com वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, बैच खरीद सकते हैं। जो उसमें सुविधाएं या छात्रों के लिए उसमें जो वर्गीकरण किया गया है, तमाम चीजें, चाहे वो लाइव क्लासेस की बात हो, नोट्स की बात हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स की बात हो, करंट अफेयर्स की बात हो, हर चीजों से संपन्न वो कोर्स है, सुसज्जित वो कोर्स है। आप जाइए studyIQ.com पे, विजिट कीजिए, उस कोर्स को देखिए, डिटेल्स देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर जुड़िए। मुझे भरोसा है कि आपको वो कोर्स जरूर अच्छा लगेगा, उसका स्ट्रक्चरिंग अच्छा लगेगा। और जो विगत वर्षों के हमारे कोर्सेस थे, ROARO के भी, उनमें जो सफलताएं मिली हमारे छात्रों को, वो प्रमाण है इस बात का कि कोर्सेस को लेके हम कितने सीरियस हैं और कितने अच्छे तरीके से करवाएंगे ऐसे। तो प्लीज जुड़िए StudyIQ से, आप studyIQ.com पे जाके देख सकते हैं। जिस चीज को लेके हम आज आपके सामने उपस्थित हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 आज है। ये सीरीज चलती रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा, ठीक है। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न, ऑपरेशन रूबिकॉन वॉज द, अच्छा घबराना नहीं है, दोनों भाषाओं में मैं पढ़ाऊंगा, जो भावार्थ है, जो तर्जुमा है हिंदी में, वो बताते चलूंगा। तो ऑपरेशन रूबिकॉन वॉज द कोड वर्ड प्रपोज्ड टू बी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें जो बात की जा रही है कि ये किसके रेफरेंस में है, ठीक है। तो एक है गांधी जीज फास्ट ऑपरेशन, मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन जो था, जो कॉइन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो इनमें से किस, जो ऑप्शंस है इनमें से किससे रिलेटेड है, ये प्रश्न। पहला था कि गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ इन जेल, जो भूख हड़ताल थी गांधी जी की जेल में, क्या उससे रिलेटेड है। एक्टिविटीज ऑफ जयप्रकाश नारायण, जो जेपी
थे जयप्रकाश नारायण, द ग्रेट जेपी मूवमेंट वाले जयप्रकाश नारायण, क्या उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, या गांधीज पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड है, या नन ऑफ द अबव। चलो नोटा जो है इसको अलग रखते हैं, आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो भाई आपको पता है कि जो अभी आएंगे उस पे, कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 अप्रैल 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, वहां पे गांधी जी को बोला ही गया था कि अब आइए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए, बातें रखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन टेबल पे जो गोल में सम्मेलन है उसके डिस्कशन टेबल पे वी विल डिस्कस इशू जो कांग्रेस रेस कर रही है, एंड वी आल्सो टेल आवर वर्जन, हम अपनी बातें भी बताएंगे। ऐसा कुछ बात हुई थी, तो ये तो नहीं है। जयप्रकाश नारायण, अब चूंकि देखिए ऐसा एकदम से आपको ब्लाइंड जाए तो आपको पता हो कि जयप्रकाश नारायण बिल्कुल जो आजादी का आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया था, ही वॉज वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट, बट उनके पे जो लाइव नाइट आती मोस्टली तब आई है जब इंदिरा गांधी की सरकार है, जब भारत में इमरजेंसी लगा दी जाती है, आपातकाल लगा दिया जाता है, तब जो जेपी मूवमेंट निकल के आता है और उससे जो लीडर्स निकल के आते हैं जो विभिन्न प्रदेशों में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे बहुत से नेता जो जेपी मूवमेंट से निकल के आए, वो एक अलग कल्ट बन जाता है ना। तो फिलहाल तो ये भी नहीं है बिल्कुल। इसका उत्तर गांधी जी फास्ट अनटू डेथ इन जेल है। थोड़ा सा बात करते हैं इस पे। गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में भारत आते हैं। कौन सी तिथि थी आप कमेंट करके बताइए। ये मैं हिंट दे देता हूं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है उस तिथि के अराउंड मनाया जाता है। भारत आते हैं, उनके जो गुरु थे, जिन्हें वो गुरु मानते थे, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, कहते हैं कि अगर आपको, गांधी जी, अगर आपको देश समझना है, भारत समझना है, इसकी विविधताओं को समझना है, इसमें अनेकता में एकता का जो तथ्य है उसको समझना है, तो आपको पूरे भारत में भ्रमण करके देखना होगा, समझना होगा कि कैसे ये जो विविधता है ये वापस से एक डोर से जुड़ी है, लेकिन पूरे भारत के भ्रमण पे जाना होगा। उसके बाद जो पिछले हमने एपिसोड में बात की, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, ये क्रम के दौरान उन्होंने जनमानस से जुड़ने का प्रयास किया। जनमानस ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें अपने से जुड़ने में उन्हें खुद से प्रसन्नता हुई। जनमानस को लगा कि कोई लीडर आया है जो हमारी बात रखेगा आगे, है ना। इसके बाद 3 राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 3 मूवमेंट की आधारशिला रखते हैं गांधी जी। तीनों मूवमेंट में अगर आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 10-11 साल का डिफरेंस है। एक 1920 के समय, एक 1930 के समय, एक 1942 के समय। कहीं ना कहीं उनका यह मानना था कि जो भारत की जनता है, जो बहुत कठिन परिश्रम करके अपनी अर्निंग प्राप्त करती है और उस अर्निंग से फिर वो अपना घर चलाती है, उसको अगर हम लंबे समय तक किसी मूवमेंट में या आंदोलन में उलझाए रखेंगे तो हमको प्रतिफल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएगी जनता। तो वो क्या करते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम आंदोलन करते हैं, फिर हम 8-9 साल सकारात्मक क्रियाकलापों पे जुड़े रहेंगे, हमारे वर्कर्स लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे उनसे, फिर एक मूवमेंट पे आएंगे। तो ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक आंदोलन, फिर एक पीस का समय, कंस्ट्रक्टिव जहां पे वर्क होता है, फिर एक आंदोलन, फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क, फिर आंदोलन। इस तरीके से एक स्कीम लेके आए थे जो कि एक तरीके से देखा जाए तो इन 3 बड़े आंदोलनों ने आधारशिला हिला दी थी अंग्रेजों की। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के 3-4 साल बाद तो अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे। अन्य कारक भी थे पर यह भी एक महत्वपूर्ण कारक था। तो इसमें जो तीसरा आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों को पता था कि गांधी अगर लीड करेंगे तो बहुत जल्दी जनमानस को जोड़ लेंगे। लोगों को पता होगा कि अगर गांधी जी आगे निकल गए तो उनके साथ लोग जुड़ ही जाएंगे, फिर वो उनके लीडरशिप में जो सब लीडरशिप है वो डेवलप हो जाएगी। लास्ट में हमने देखा था ना, जो पिछला वीडियो था, कि गांधी जी जब दांडी मार्च के दौरान अरेस्ट हो जाते हैं तो कौन आता है वहां पे, फिर से कमेंट बॉक्स पे आप लिखिएगा, बताइएगा कि कौन आता है। तो जब ये अंदेशा अंग्रेजों को पहले से था तो उन्होंने गांधी जी को कैद कर लिया। कहां पे, आगा खां पैलेस को ही उनका जेल बना दिया, वहां पे कैद कर लिया। बट गांधी जी बीइंग गांधी जी
ऑफ कोर्स उनके पास जो उनके जो अस्त्र थे, असहयोग का हो, सत्याग्रह का हो, उसमें से एक और था भूख हड़ताल का, अनशन का। वो भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। भूख हड़ताल मतलब कि जब तक उनको मृत्यु न मिले तब तक वो भूख हड़ताल पे रहेंगे, अपनी मांगों को मानते रहेंगे। तो ये जो इनको नजरबंद करने का तरीका था, आगाखां पहले उसको जेल बना के उसमें नजरबंद करने का जो अंग्रेजों का आइडिया था, इसको कोड वर्ड दिया गया था ऑपरेशन रूबिकॉन। तो इसका उत्तर क्या है? ए, गांधी जी का जो जेल में भूख हड़ताल का जो सीक्वेंस था, उसको ना आगे बढ़ने दिया जाए, उसको एक लीडरशिप के तौर पे परिणत न होने दिया जाए, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन एज अ कोड वर्ड लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न, स्टेटमेंट और कारण, कथन और उसका कारण, असर्शन रीजनिंग। असर्शन क्या है? Jawaharlal Nehru represented the Indian National Congress in the second round table conference 1932. Again, it was implicit in the Gandhi-Irwin Pact 1931 that the Indian National Congress will participate in the second round table conference. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उससे पहले हम दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। एक चीज में लिखा है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ गांधी के बीच में और इरविन के बीच में। इरविन उस समय के वॉइसरॉय थे। 5 अप्रैल 1931 की मैंने बात बताई। क्या क्या बातें हुई? बात ये हुई कि अंग्रेज जो हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको छोड़ देंगे, ठीक है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। और क्या बात हुई? और बात हुई कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इस पे रोक लगा देगी कांग्रेस। और क्या बात हुई? फिर अंग्रेजों ने कहा कि आप ये करेंगे तो हम आप पे जो कर्ब और आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं हम उनको नहीं लगाएंगे। कुछ इस तरीके की बातें हुई और डिटेल में कभी हम लोग पढ़ेंगे जब गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे। तो वहां पे डिस्कशन टेबल पे और निगोशिएशन को बढ़ाने के लिए या जो निगोशिएशंस हो गई हैं उन्हें पुख्ता करने के लिए अंग्रेजों ने खुद गांधी जी को बुलाया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्ट करने के लिए। और गांधी जी ही गए थे सोल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। किसके? कांग्रेस के। कांग्रेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कौन गया था? गांधी जी ही गए थे वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट है वो गलत है, जो दूसरा पॉइंट है वो सही। असर्शन गलत है, रीजनिंग सही है, इसलिए उत्तर इसका हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। इतिहास पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड एंड द थर्ड वन, ठीक है। तीनों के क्या रिजल्ट रहे? कहां पे बहुत ज्यादा असहमति हो गई और कब गांधी जी ने कहा कि नहीं हम सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे, द्वितीय भाग चालू करेंगे किसका? सविनय अवज्ञा का। इतिहास की किताबों को पढ़िए, अच्छी किताबें उठाइए। स्टडी IQ पब्लिकेशन की भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री किताब है, वहां जाके पढ़ सकते हैं, या अन्य किताबें अगर आपके पास हो, चाहे वो NCERT हो या विपिन चंद्रा की किताब हो या कोई भी स्पेक्ट्रम कोई भी किताब हो, पढ़िए। पढ़ के डिटेल में जाइए, कारणों को समझिए, उस क्रोनोलॉजी को समझिए। वो जो मैंने हमेशा मैं कहता हूं कि कुछ वर्ष बहुत स्पेशल होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए 1930 से लेकर 1933 तक का वर्ष, या 1937 से लेकर 1940 तक का, या 42 से लेकर 47 तक का, या 21 से लेकर 1923 तक का, या फिर 27 से लेकर 30 तक का, ये कुछ फेज ऐसे थे कि बहुत हलचल दिखती है हमें, चाहे क्रांतिकारी गतिविधियों की या जो मतलब राजनीतिक स्तर पर गतिविधियां हो रही थी, या अंग्रेजों की तरफ से बहुत गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। फेस टू फेस हर फेज आपका मजबूत होना चाहिए, इसलिए अच्छी किताबों का सहारा लें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, What was the name of Indian who participated in all 3 round table conference? अब इसमें जो 4 नाम है इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि वो कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्ट किया, भाग लिया। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए जो टीबी सप्रू थे, बड़े फेमस वकील थे, ठीक है। अभी इनका आएगा एक क्वेश्चन में, इनका रोल भी आएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे उनको। ये उस समय उतने एक्टिव नहीं थे या उस स्तर पे नहीं थे कि अंग्रेज उनको बुलाएं कि भाई आ जाओ। ऑल्दो ही वाज वेरी गुड लॉयर एंड वेरी डेडिकेटेड फ्रीडम फाइटर, बहुत डेडिकेटेड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत अच्छे वकील थे, तेज बहादुर सप्रू। तो ये तो फिलहाल नहीं है। रही बात किसकी बात कर रही है? तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। जिन्ना साहब इन एनी वे उनके दिमाग में वो 2 स्टेट थ्योरी जो घूम रही थी वो उसको ही क्या कहते हैं लिखे जा रहे थे, वो उसको ही आगे बढ़ाए जा रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। ऑफकोर्स महात्मा गांधी का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो हमने देखा, लेकिन वहां से फिर मोह भंग हो गया।
ही वॉजंट इंटरेस्टेड। एंड देन महात्मा गांधी क्या करते हैं, थर्ड में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं और CBD2 सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, तो CDM सॉरी, वो पार्ट 2 है, वो चालू कर देते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट 2 शुरू कर देते हैं गांधी जी। तो वो भी नहीं गए थे भाई पार्ट 3 में, तो जो बचे वही उत्तर है। लेकिन एक और होमवर्क, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि इनके अलावा कौन व्यक्ति थे और बड़े फेमस हैं, मैं बता दूं कि किसी संस्थान से बड़ा उनका नाम जुड़ता है, वो भी गए थे। तीनों में नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। ठीक है, डिटेल में पढ़ा कीजिए हर पॉइंट्स को, क्योंकि यूपी पीसीएस की एक स्ट्रेटजी रहती है कि कुछ इस तरह के फैक्ट्स को घुमा फिरा के पूछ लेता है। हो सकता है इनके जगह पे उनका नाम हो जिसका मैं कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए जब पढ़िए तो होलिस्टिकली पढ़िए। अगला प्रश्न फिर से वही एक कथन है, उसका कारण है, असर्शन है, रीजनिंग है। The British government announced the Communal Award in August 1932. It allowed to, reasoning है, it allowed to each minority a number of seats in the legislature to be elected on the basis of separate electorate. 1932 में कथन कह रहा है कि 1932 में अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड नाम से जो चीजें थी उसको आगे किया। उसमें इन्होंने कहा कि विद इन हिंदूज जो सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट हम लाएंगे। अगर आपने पूना पैक्ट पढ़ा हो, अगर आपने कम्युनल अवार्ड पढ़ा हो, रैम्सडे मैकडोनाल्ड की घोषणा पढ़ी हो, तो आपको क्लियर होगा कि ये असर्शन भी सही है, उसकी रीजनिंग भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। बिल्कुल, पहले तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में एक डिवाइड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सा था, 1909 का था, 1919 का था, जहां पे एक प्रॉपर डिवाइड लाने की कोशिश की जाती है अंग्रेजों द्वारा, और उसमें सफल भी होते हैं। हमको पता है ना, बाद में अंग्रेज, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए रिलीजन के बेस पे। एक और कोशिश की थी कास्ट के बेसिस पे, कि जो दलित हैं उनके लिए अलग कर दिया जाए, दलित हैं, दमित हैं, शोषित हैं, उनके लिए अलग वर्ग कर दिया जाए और अलग कास्ट के लिए अलग कर दिया जाए। लेकिन उस समय जो हमारे लीडर्स थे, जो उस समय नेशनल लीडर्स थे, चाहे वो दलित के लीडर्स भीमराव अंबेडकर हों, चाहे वो गांधी जी हों, गांधी जी ने एक पक्ष का नेतृत्व किया कांग्रेस का, और उधर से अपने क्या कहते हैं अंबेडकर साहब आए, उन्होंने दोनों ने साइन किया पूना पैक्ट में और कहा कि हमें नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, आपका जो ये जो कम्युनल डिवाइड करने का जो तरीका है, जो कास्ट डिवाइड करने का तरीका है, हमें नहीं चाहिए। हम एज एन एक एंटिटी सही है, हमारा कॉमन इलेक्टोरेट होगा, स्पेसिफिक कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। यहाँ पे मतलब कथन कारण सही है, पर वहां पे इसका विरोध हुआ था और ये नहीं माना गया फाइनली, ये ध्यान रखेंगे आप। उत्तर ए है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इंप्लीमेंटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड। अब कम्युनल अवार्ड की मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले और बता दिया था कि पूना पैक्ट इज द राइट आंसर, तो इतना तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे व्हाट इज लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ पैक्ट जुड़ा है लखनऊ अधिवेशन से, और लखनऊ अधिवेशन से कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हैं। जैसे लखनऊ अधिवेशन जो था, एनी बेसेंट आई थिंक उसकी समय अध्यक्ष थी कांग्रेस की। लखनऊ अधिवेशन का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें एक चीज तो हुआ था कि गरम दल नरम दल वापस से मिले थे, जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे वो वापस से मिलते हैं वहां पे, जो कि 1907 के सूरत स्प्लिट में अलग हो गए थे। और क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जहां पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक टाई अप होता है कि आज से हम भाई भाई साथ में काम करेंगे। हालांकि हमें पता है कि बाद में उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर ऑफ कोर्स भारत डिवाइड हो जाता है और बाकी चीजें। तो लखनऊ पैक्ट जो है, वो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट हुआ था उसको सिग्निफाई करता है। विद इन कांग्रेस क्या हुआ था, गरम दल और जो नरम दल के वो लीडर्स मिले थे, कॉमन पे स्प्लिट किए थे, और इसी दौरान आपको पता है कि एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक जी का मूवमेंट भी चला था होम रूल लीग नाम से। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि होम रूल लीग जो दोनों शुरू हुए, दोनों के केंद्र कहां से थे और कहां से शुरू हुआ, और क्या डिवीजन था, किसने कौन सा एरिया ले रखा था, किसने कौन सा एरिया ले रखा था। कराची एग्रीमेंट 1949 का है ये जब भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं थी, मतलब जो सीज फायर एग्रीमेंट से रिलेटेड है, सीज फायर लाइन को डिस्कस करने के लिए दिस वाज फेमस। एंड दिस लाहौर एग्रीमेंट, अगर आपने आंग्ल सिख वॉर यानी एंग्लो एंड सिख वॉर का पढ़ा हो, तो जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थी, एनी हाउ ये उससे रिलेटेड है, रिजल्टेंट है। तो
चीजें क्या होती हैं कि जब भी आप ऑप्शन पढ़िए ना, अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि ऑप्शन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन को नजर डालिए। ऑप्शंस को जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको क्वेश्चन होलिस्टिकली समझ में आएगा, तब आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आसानी होगी। कल को मान लीजिए कि क्वेश्चन में यही आ जाए व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट, नाउ सिंस आपने ऑप्शंस की डिटेल स्टडी की है तो यू नो व्हाट इज लखनऊ पैक्ट। इसलिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सभी ऑप्शनों को एक बार देख लो, नाम दिया है तो क्यों दिया है, अगर यह है तो क्या है, और उसको डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व पीवाईक्यूज। नाउ द थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following provinces of British India and identify those where the Indian National Congress did not form a ministry in 1937। मैंने बताया ना 37 से 40 का भी बड़ा सशक्त समय था, भारतीय जो क्रांतिकारिक इतिहास था उस समय का, आजादी का जो हमारी संघर्ष था उसका बड़ा ही सशक्त पीरियड था। क्या था उस पीरियड में? कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन लड़ा और मतलब बहुत मजबूती के साथ सामने आई। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे चाहे वो मुस्लिम्स हों या सिख हों, वो भी थे मेजोरिटी में, उनके भी नंबर्स थे, और उनके उस स्थान के स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ा था, इंडिविजुअल या लोकल पार्टीज के साथ चुनाव लड़ा था, या मुस्लिम लीग का अगर आप नाम जानते हो तो मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ा था। तो वो जो 3 क्षेत्र हैं आपको सीधे से कॉमन नॉलेज में आ जाने चाहिए, नॉलेज में दिमाग में आ जाने चाहिए। वो 3 क्षेत्र थे, एक तो बंगाल था, बंगाल पार्टीशन जिस हाथ में किया गया तो आपको पता है ना कि वहां पे 2 डिफरेंट कम्युनिटीज थी। देन पंजाब, हिंदूज एंड सिख्स बोथ। देन देयर वाज द एरिया ऑफ सिंध। ठीक है, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जहां पे अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी जो थे वो जीते थे। कांग्रेस इन 3 जगहों पे अपनी मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म कर पाई थी, बाकी जगहों पे उसने मिनिस्ट्री फॉर्म की थी, चाहे वो सेंट्रल प्रोविंस हो, उड़ीसा हो या अन्य प्रोविंस हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अन्य प्रोविंस कौन से थे। ठीक है, एक बात और, कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो तीनों पार्ट थे ना, जब भारत आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बने, तो पाकिस्तान साइड में जो क्षेत्र गया वो इन 3 प्रोविंसेस का मैक्सिमम पार्ट था। आप समझ रहे हैं, ये आपको 1937 के इलेक्शन में ही दिख जाएगा जो डिवीजन किस तरीके से हो रहा है। जहां पे कांग्रेस का आधिपत्य था, कांग्रेस जहां जीती वो भारत में रह गए, जहां पे मुस्लिम लीग जीती या अन्य पार्टियां जीती वो कुछ पार्ट उसका मतलब उसमें का मेजर पोर्शन था वो अलग हो गया। ये आपको इसमें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो द आंसर इज 3 and 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 3 and 4। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट विच सेशन? नाउ एक तो मैं सिंपल से एक लॉजिक बता दूं तार्किक रूप से। अच्छा देख लीजिए, यहां पे ईयर भी लिखा रहता है कब प्रश्न आया है, तो इन केस आप इस पे नजर घुमा सकें। आते हैं, अब देखिए इन 2 सेशंस को देखिए, ये एक समय के, इन 2 सेशंस को देखिए, ये एक समय के हैं। अगर आपने सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक करियर देखा हो या एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका करियर देखा हो, तो आपको पता होगा कि वो ये दौरान पे ज्यादा एक्टिव थे। और इस समय कहीं ना कहीं चाहे वो नेहरू हो, मतलब जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूं, या पटेल जी हो, या क्रांतिकारी गतिविधियों में भगत सिंह या आजाद हो, वो थोड़े से ज्यादा एक्टिव थे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि उत्तर कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक होना चाहिए। उत्तर यद्यपि इसका क्या है, त्रिपुरी सेशन है 1939, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए एक और सेशन डाल दिया गया, हरिपुरा सेशन। 2 बातें हैं, हरिपुरा सेशन वो सेशन था जहां पे वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। बड़े ही मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति थे, बड़े ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बड़े ही यशस्वी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बोस जी। और हरिपुरा में जब उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया तो बहुत सी नीतियों को वो लागू करना चाहते थे, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। बट आई नो, आपको पता होना चाहिए कि वी ऑल नो कि वहां पे डिफरेंसेस क्रिएट हुए। दैट्स वाई पट्टाभी सीतारामैया वहां पैरेलली इनके खिलाफ खड़े होते हैं त्रिपुरी सेशन में, और फिर वो जो डिफरेंस थे इतने ज्यादा बढ़ गए कि फाइनली सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं कांग्रेस और फिर वो आजाद हिंद फौज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हरिपुरा में निर्विरोध चुने गए, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ वो त्रिपुरी में आप त्रिपुरी जो सेशन है वहां पे वो जीतते हैं, लेकिन बाद पे छोड़ देते हैं। डिफरेंसेस गांधी जी के साथ भी डिफरेंसेस थे उनके। क्या डिफरेंसेस थे, कभी बात की जाएगी। दोनों ही देश के लिए सोच रहे थे, लेकिन चूंकि दोनों के मार्ग अलग थे तो डिफरेंसेस थे। ठीक है, नाउ
आजाद हिंद फौज से जुड़ी बातें भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे उस पे, बट फॉर द टाइम बीइंग त्रिपुरी इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नाउ, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया? भारत में, ठीक है, सेपरेट एक अलग मुस्लिम देश या मुस्लिम राज्य की सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया? अब इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो सही उत्तर है, उन्होंने जो दिया था वो जिस जगह पे दिया था वो देश है, सॉरी वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, इलाहाबाद है, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। वहां पे 1930 के समय में जो इसमें ऑप्शन डी है, मोहम्मद इकबाल ये बात करते हैं सेपरेट स्टेट की, और इसका उत्तर डी ही है। बाकी लोग इन एनी वे जुड़े हुए हैं, बट जिन्होंने मुस्लिम स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया, प्रपोजल दिया, वो थे मोहम्मद इकबाल। अपनी कुछ वजहें होंगी, ही वॉज वेरी फाइन पोएट, बट द थिंग इज की यस, ये दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ठीक है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना? अब ये कभी कभी बताया ना, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रश्न बनाते समय ये कुछ और ही नजरिया अपना लेते हैं। आई डोंट नो कैसे बनाते हैं। बहुत से क्वेश्चन में आपत्तियां आती हैं। मुझे पता है कि हर 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में 17-18 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिन पे आपत्तियां आती हैं। 2-4 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शंस गलत होते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत अभ्यर्थियों की जिंदगी दांव पे लगी होती है, बहुत मेहनत करते हैं वो। अगर इस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे तो अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कतें होती हैं। जिंदगी का मसला है ना भाई, जिंदगी का मामला है, आयोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं क्यों आया, इसका चौथा ऑप्शन ही सही उत्तर है, और उसमें लिखा है कि ऑलवेज हैड अ डायरी। ऐसी मुझे याद आ रहा है कि 2016-17 के अराउंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसने गांधी जी को की अर्थी को कंधा नहीं दिया था। मतलब हाउ कम यू गाइज आर सो सीरियस कि आप इस तरह के क्वेश्चन बना रहे हो, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सब सही है कि सब टू नोशन थ्योरी, ऑफ कोर्स वही पाकिस्तान को उन्होंने आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के पहले सदर थे, खैर द प्रेसिडेंट द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1940, ऑफ कोर्स ही हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द एनसीएम, ऑफ कोर्स बाकी चीजें सही हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर है, बट मुझे आप ऑप्शन डी देखिए, ऑलवेज अ डायरी, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया को पता होगा। ऐसा मतलब मुझे लगता है कि ऐसे ऑप्शंस नहीं, कुछ अच्छे बेहतर ऑप्शन बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, ठीक है, कि लाइक ही डिड नॉट एडवोकेटेड फॉर बाल गंगाधर तिलक, जब उनके पे 100 क्या है देश विरोधी वाला जो उन पे लग गया था, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, जो सेक्शन है आईपीसी में भी है 124A है शायद, तो वो इन पे भी लग गया था देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का, उनके खिलाफ उन्होंने वकालत करी थी भाई। तो ये चीजें जो हैं आप पॉइंट में रख देते, ज्ञान भी बढ़ता, थोड़ा सा उस पर डिबेट भी होता, आदमी कंफ्यूज होता, अभी क्या ही पॉइंट है। खैर उत्तर यही है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट? आज भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का था, उससे जुड़े कौन से पॉइंट सही नहीं है? थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन, अगेन वही, कुछ भी ऑप्शन सेट कर दो यार, विवादित ऑप्शन दे दो। अब मैं बताता हूं, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। अब देखते हैं। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी, गलत है। क्यों? मैंने बताया ना कि पहले ही उनको कैद कर लिया गया था, शुरू उन्होंने कर दिया था बट लीड नहीं कर पाए थे उसको, मतलब उन्होंने कह दिया था कि वो बात हो गई थी, सारी डिस्कशन हो गया था, बट उनको फिर आगा खां पैलेस में कैद कर दिया जाता है, तो ये तो गलत है। अगेन, कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एन इलीगल बॉडी, दैट इज राइट, ये सही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये गलत है, ये सही है। इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, अगेन गलत है, बिल्कुल वायलेंस होने लगा था वहां पे, हम सबको पता है कि बड़े स्तर पे वायलेंस हुआ था, दोनों तरफ से हुआ था, ठीक है। अगेन, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये अगेन सही है। तो अगर आप देखोगे तो ये भी इसका सही उत्तर दे रहा है, ये भी सही इसका उत्तर दे रहा है, ठीक है। और आई डोंट नो किस लिहाज से इसका उत्तर बी माना गया था आयोग के द्वारा। और आयोग कई मामलों में, कई जगहों पे हमें रिजिड दिखता है। क्या दिखता है? जो उत्तर उन्होंने बना दिए, जो उत्तर दे दिए, बहुत कम होता है कि उन उत्तरों को चेंज करते हैं, वरना उसी को सही मान लेते हैं। पता नहीं किन किताबों से पढ़ते हैं, पर आप खुद देख लो ना कि चीजें कितनी स्पष्ट हैं, दूध और पानी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता कि ये मिला हुआ है, क्या है, उत्तर देना है, कुछ भी गलत सलत उत्तर दे दिया। तो देख लेना, मतलब इस पर अपनी कॉल लेना। अब आई वुड रादर से कि जो आयोग उत्तर मानता है, आपको उत्तर लिखने होंगे, क्योंकि अंतिम वो पुराने प्रश्नों को देखता है, जो उत्तर मान्य रहता है उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। नाउ, the American publicist who was with Mahatma Gandhi during his Quit India movement was, 4 नाम दिए हैं, वो कौन से अमेरिकन पब्लिसिस्ट थे या अमेरिकन जो मीडिया पर्सन थे जो गांधी जी के साथ थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे?
अगर आप थोड़ा सा रुचि रखते हो इतिहास के से जुड़ी कहानियों को सुनने में, तो आपको पता होगा कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, मीडिया पर्सन थे, जिनसे गांधी जी के वाद विवाद के बहुत से लेख मिलते हैं, जहां पे उनके क्वेश्चन, गांधी जी के उत्तर, चूंकि वो बहुत रैशनल था, पर गांधी जी की रैशनैलिटी जो थी वो इंडियन रैशनैलिटी थी। जैसे उनका सोशलिज्म उनका खास सोशलिज्म था, वैसे उनकी रैशनैलिटी इंडिया को लेकर थी। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझा था लोगों को कि उनका जो रवैया था वो अलग था, तो कई बार क्लैशेस होते थे। तो बिल्कुल इसका उत्तर जो है वो ये लुईस फिशर, द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट द थिंग इज की आपका भी किताब आपको मिलेगी, आई डोंट थिंक सो कि मुझे नाम उसका याद आ रहा है, पर वो किताब है जहां पे प्रॉपर इनके वाद विवाद पे स्टोरी की फॉर्म में इसको फ्रेम किया गया है, विच इज इंटरेस्टिंग वन, आपको देखना चाहिए। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, कथन कारण। As a result of Quit India movement, British and Muslims come closer to each other due to similar hatred against Congress. मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा अंग्रेज और मुस्लिम एक दूसरे के क्लोज आए, क्योंकि उनका कॉमन हेट्रेड किसकी तरफ था? कांग्रेस की तरफ था। ठीक है। दूसरा है, जिन्ना हैड वर्कड एज स्टॉन्च एलाई ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आस्क्ड द मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम कांग्रेस मूवमेंट ऑफ 1942। जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ एक सशक्त भूमिका निभाई और उन्होंने अंग्रेज क्या बोला अपने मुस्लिम जो उनके फॉलोअर्स थे कि डोंट पार्टिसिपेट इन 1942 क्विट मूवमेंट, इंडिया मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उस पर आप मत बात कीजिए। दोनों सही है, रीजनिंग भी सही है। ये हुआ था, मोहम्मद जो अली जिन्ना है उन्होंने अपील की थी कि भाई मत भाग लीजिए कांग्रेस, ये जो भारत क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कांग्रेस का मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट नहीं है, हमको जो चाहिए हमको मिल रहा है या हम उसको ले लेंगे, आप इस पे पार्ट ना कीजिए। तो इवेंचुअली दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस एंड द आंसर इज ए। यस, ए एंड आर इंडिविजुअली इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्या कहते हैं असर्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड? किस मूवमेंट या आंदोलन से अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड थी, ये पूछ रहा है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा जानते हो अरुणा आसिफ अली, या 1940 के बाद ऐसे बहुत सी महिला नेत्रियां दिखती हैं, बहुत सी महिला क्रांतिकारी दिखती हैं जो एक्टिवली पार्ट करती हैं न सिर्फ 1942 के मूवमेंट में, बल्कि संविधान सभा में भी उनका हमको दखल सशक्तता के साथ दिखता है। उनमें से एक थी अरुणा आसफ अली, और बिल्कुल एनसीएम के टाइम पे वो उतनी एक्टिव नहीं थी, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे एक्टिव नहीं थी उतना ज्यादा। जहां पे उनका नाम हमें सुनने में आता है वो है इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वहां से वो नोन फेस बनी, प्रॉपर नोन फेस बनी, एंड देन तो संविधान सभा में उनकी द्वारा दी गई जो बहुत सी टिप्पणियां हैं हमें याद आती हैं जब हम संविधान सभा की बहसें पढ़ते हैं या सुनते हैं। उत्तर इसका है डी। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? समानांतर सरकार किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना दी गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा? अब इससे जो व्यक्ति जुड़े हैं, थोड़ा सा मेरे चेहरे पे मुस्कान है, वजह यह है कि जिस जिले में बनाई गई थी उस जिले से भी थोड़ा सा मेरा कनेक्शन है मेरी मदर के साइड से, एंड दैट डिस्ट्रिक्ट इज बलिया, बागी बलिया जिसे कहते हैं। और चित्तू पांडे ने वहां पे पैरेलल सरकार बना के मतलब एक चैलेंज दिया था अंग्रेजों को कि कर रोकना है तो रोक लो, हम अपनी समानांतर सरकार बनाएंगे और चलाएंगे। तो चित्तू पांडे वाज द फ्रीडम फाइटर एंड बलिया जो था वो जिला था। ठीक है, तो उत्तर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज? अगेन ये गलत है, आई डोंट नो क्यों ये फ्रेम कर देते हैं। ये चारों लोग की डिटेल में जाएंगे तो दे ऑल फोर आर एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज, तो इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देते हैं। पर ये याद रख लीजिएगा कि ये चारों एसोसिएटेड हैं। अब ये चौथा नाम हटा के यहाँ पे अगर अरुणा आसफ अली का नाम डाल दिया जाता तो आप यहाँ पे उत्तर डी मार देते। तो इन चारों का नाम याद रखिए, जब पूछा जाएगा तो आप देख लीजिएगा। और मतलब आयोग का उत्तर अक्सर विवादित ही रहता है। सुभाष चंद्र बोस अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट को सुभाष चंद्र बोस ने कब अनाउंस किया? 21 अक्टूबर 1943, बड़ी फेमस तिथि है। लेकिन एक पैटर्न देखिए,
पहले ये 2013 का प्रश्न है। एक समय आयोग ने एकदम अजीब ही सा विचारधारा में चला गया था। वो क्या करता था, 21, 22, 23, 24 अक्टूबर इतना फैक्चुअल डिटेल में घुस के पूछता था कि छात्र कंफ्यूज हो जाते थे। इसलिए एक तरीका वो डेवलप ही हो गया और कहीं ना कहीं वो रुक नहीं रहा है। हालांकि आयोग ने आजकल तथ्यात्मक के बजाय थोड़े से डीप में घुस के मतलब रीजनिंग से जुड़े तार्किक रूप से जो क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनको भी पूछ रहा है, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन पहले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा करता था। उत्तर ए है। अगले प्रश्न पे आते हैं। Which one of the following is not associated with Indian National Army? INA से कौन जुड़े नहीं थे? इसका उत्तर है बीसी दत्ता। बाकी क्योंकि इन तीनों को आपको पता है कि INA ट्रायल से जब बात होती है, इससे जुड़ी बातें होती हैं, तो उससे शुरुआत इंसिडेंट्स में और बाद में भी इनका नाम आता है। तो ऊपर के तीनों जुड़े हुए थे। बीसी दत्ता वॉज नॉट अटैच्ड विद दिस इंडियन नेशनल आर्मी थिंग। तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी। Who among the following has pleaded on the side of Indian National Army officers in the Red Fort trial? Indian National Army officers, HMS, His Majesty's ship, वहां पे जो विरोध होता है, वहां पे जो लिख देते हैं कि गो बैक, ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, इस तरह की चीजें लिख दी जाती है, विरोध होता है। और आईएनए का भी जो चीजें ट्रायल, जो आईएनए के जो अपराधी हैं उनको पकड़ा, मतलब आईएनए के सॉरी जो सैनिक थे उन्हें अपराधी समझ के पकड़ा जाता है, उनके लिए वकालत करते हैं श्री तेज बहादुर सप्रू, टीबी सप्रू। इलाहाबाद में अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा, उनके नाम से एक बड़ा सरकारी अस्पताल है। तो टीबी सप्रू उनकी वकालत करते हैं और वहां पे वो देश के पटल पे अपनी वकालत के द्वारा अपनी हर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो उनकी जिद थी, जो उनकी क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा थी कि देश के लिए कुछ किया जाए, वो सामने दिखती है। उनकी दलीलों को सुनिए, कई जगह पे उसको कोडेड है, कोडिफाइड है। जब बात करते हैं, और ये हो कहा रहा था, लाल किले पे हो रहा था, तो मतलब उसको जब आप सुनेंगे तो आपके जो रोंगटे हैं वो अलग ही पराकाष्ठा पे खड़े हो जाएंगे। मतलब लगता है कि क्या ही हमारा स्वतंत्रता संग्राम था और क्या ही जाबाज लोग थे, चाहे वो वकील हो, चाहे वो समाज सेवी हो या क्रांतिकारी हो, किस उन्माद के साथ और किस सच्चे ज्ञान के साथ, सच्ची भावना के साथ जुड़े हुए थे, इसमें मिल जाता है। अगला प्रश्न, Which one of the following leaders of the Congress was totally in favor of cabinet mission plan? अब इसको देखते हैं। इसमें एक पैटर्न देखिए, इसमें तीन नाम जो है, ये जो तीन नाम है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर आप जो कांग्रेस की नोटबुक्स देखेंगे बिफोर 1947, तो दीज थ्री वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। They were kind of very good friends. They often used to discuss many things. बहुत सारी बातों को डिस्कस करते थे, बहुत अच्छे मित्र थे। हर गतिविधियां जो कांग्रेस की होती थी उससे जुड़े रहते थे। अंग्रेजों को कैसे जवाब देना है, उन पे कैसे टूटना है, उन पे कैसे एक्शन लेना है, उसकी बात करते थे। ये तीन लोग साथ रहते थे और अक्सर गांधी जी उनके लीडर थे। गांधी जी को ये तीनों इक्वली मानते थे, लेकिन गांधी जी से मतभेद भी रहते थे। ठीक है, मनभेद नहीं, मतभेद रहता था। तो ऑफ कोर्स ये कैबिनेट मिशन को की सारी रिकमेंडेशन को गांधी जी ने माना। कहीं ना कहीं गांधी जी को ये लग रहा था कि जितना डिले होगा, हिंसा की संभावनाएं, जो कम्युनल हिंसा है उसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा वो एप्रीहेंसिव थे लेके, तो दैट्स वाई उन्होंने कैबिनेट मिशन की मांगों को माना था। उत्तर है महात्मा गांधी। आते हैं अगले प्रश्न पे। Which one of the following first mooted the idea of constituent assembly to frame a constitution for India? अब देखिए, इसका नाम अमूमन आप बहुत कम सुनते हैं, तो इसको यहां पे थोड़ा सा रिजेक्ट, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगा के प्रश्न सॉल्व करने की बात बता रहा हूं। मुस्लिम लीग, आपको लगता है कि क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेगी? वो चाहेगी पहले हमको अलग कर दो, फिर जो करना है करो। हमको उनका कॉन्स्टिट्यूशन खुद बड़े लंबे समय बाद बना, जब पाकिस्तान बन गया था, बहुत साल बाद उनका संविधान बना। ठीक है, स्वराज पार्टी, आपको पता है कि 1935 आते आते स्वराज पार्टी एकदम अपने ढलान पे थी, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। ठीक है, एकमात्र पार्टी जो उस समय एक्टिव थी बहुत अच्छे से, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने 1936 में बात की थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, और याद हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 GOI 1935 उस समय अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। और अंग्रेज भारत के जो नेता थे, कांग्रेस के जो नेता थे, उनका कहना था कि नहीं भाई, हमें अपनी संविधान सभा से अपना संविधान खुद से बनाना है। ये जो आप GOI थोप रहे हो, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऑल्दो इसके बहुत प्रोविजंस को लिया गया भारतीय संविधान पे, पर उस समय कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमारी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसके द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, बनाया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा। एक मिनट, अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? अब देखिए, इसमें वेबल प्लान और कैबिनेट मिशन एक टाइम के थे। एक डेडलॉक था, उसको दूर करने के लिए राजा जी फॉर्मूला था, और फिर साइमन कमीशन तो बहुत पहले का था।
तो साइमन कमीशन की बात हमने पिछले एपिसोड में की है, पिछला जो पार्ट 1 था वहां जाके देखिएगा, उसको छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट द आंसर। नाउ द वेवल प्लान का जो नेक्स्ट सक्सेसर था वो था कैबिनेट मिशन प्लान, जहां पे बात की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तो इसका उत्तर तो है सी, कैबिनेट मिशन। राजा जी फॉर्मूला पे बात कर लें अगर, चूंकि वेवल प्लान का एक्सटेंशन था कैबिनेट मिशन, थोड़ा सा उसमें और लिबरल पॉइंट्स रखे गए थे। राजा जी फॉर्मूला क्या था कि जो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे उन्होंने एक मिशन रखा कि क्या, कि जो डेडलॉक है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कि हम संविधान सभा नहीं बनाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया था जिसे बाद में नहीं माना गया और दूसरे राजा जी फॉर्मूला नाम से वो फेमस हो गया, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए था। उत्तर है इसका सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रफली इन द रेशियो ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन ऑफ। मतलब जो किस मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट के रिलेटिव एक व्यक्ति को वहां पे उम्मीदवार बनाया जाना था। तो पूछ रहा है कितनी पॉपुलेशन के रिलेटिव में, कितनी पॉपुलेशन के सापेक्ष में, कितनी जनसंख्या के सापेक्ष में। 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख। उत्तर है 10 लाख। कहीं ना कहीं अभी भी एक पैटर्न पे फॉलो किया जाता है कुछ जगहों पे। नाउ द थिंग इज कि 3 वहां पे कैटेगरी थी, जैसे हिंदूज की, मुस्लिम्स की और सिख्स की। तो इन पे प्रति 10 लाख लोगों पे एक वहां पे कैंडिडेट को लाना जाना था। तो वही पूछ रहा है कि उनके रिलेटिव एक सीट्स डिसाइड कर दी गई थी। जब आपको पता है कि जब भारत का संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, तो इलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया निकाल किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। ठीक है, जो अंतिम प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है मतलब आज का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप दीजिए। उत्तर जो है भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो इसका उत्तर है। इसमें बहुत से महान लोगों के नाम हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, और कहीं ना कहीं भारत के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले व्यक्ति, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री, और भाई बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनी थी। तो ये है हमारा आज का जो हमारा सेट था क्वेश्चन जो डिस्कस किया। नेक्स्ट जो सेट रहेगा उसमें हम और क्वेश्चंस को लेके आएंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आरओ का पैटर्न किस तरीके से है, सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो आपको इन प्रश्नों को भविष्य में सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को यहां पे करते हैं क्लोज। StudyIQ.com पे जाके आप हमारे आरओ के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो यहां पे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रख लीजिए कि सफलता के लिए हमें अधिकाधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन समय अभी बहुत ज्यादा बचा नहीं है। फरवरी में पेपर होना है, अभी से लग जाना है, कोर्स ले लीजिए, डिटेल्स देख लीजिए और जुट जाइए परीक्षा की तैयारी में। थैंक यू सो मच। मेरा नाम था विकास, आप देख रहे थे StudyIQ PCS। धन्यवाद।